आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो देखो, सोर्सेज क्या होते हैं? वो सारे मेथड्स जो कि इंटरनेशनल लॉ के रूल्स को डिराइव करते हैं, क्रिएट करते हैं या डिस्कवर करते हैं, वो सारे मेथड्स कहलाते हैं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सी, the methods by which the rules of international law have been discovered or created are known as the sources of इंटरनेशनल लॉ। तो देखो, सोर्सेज किसी भी स्पेसिफाइड कोडिफाइड लॉ में तो नहीं है, लेकिन आईसीजे जो हमारा इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है, उसके स्टैट्यूट के एक आर्टिकल में उसके कुछ प्रोविजंस मेंशन है। सो लेट्स रीड दैट। आर्टिकल 38, याद रखना, एक ही आर्टिकल हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो याद रखना आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे। In the absence of any codified law on the sources of international law, Article 38 of Statute of ICJ has become relevant, which direct the court to apply. तो basically Article 38 बताता है कि कोर्ट जो है केसेस के अंदर केसेस को डील करने के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए या डिसीजंस के लिए क्या क्या चीज़ों को अप्लाई कर सकता है। सो इट हैज़ मेंशन 4 कैटेगरीज, A, B एंड C, D। ये क्या है? इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस। ये आर्टिकल बोलता है कि कोर्ट जो है केसेस में इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, इंटरनेशनल कस्टम्स, जितने भी इंटरनेशनल कस्टम्स हैं, यानी कि वो सारे हैबिट्स कह लो या वो सारे यूसेजेस जो कि इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे कंट्रीज़ ने अडॉप्ट कर लिए, फिर उनको इंटरनेशनल कस्टम्स का रूप मिल गया, तो उन इंटरनेशनल कस्टम्स को भी अप्लाई कर सकती है कोर्ट। देन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ which are recognized by civilized nations, वो जनरल प्रिंसिपल्स जो मोस्ट ऑफ द civilized nations ने रिकॉग्नाइज किए हैं, they can also be applied by the courts. and the fourth is judicial decisions, जो judicial decisions प्रायर है, यानी कि हम उन्हें precedents बोल सकते हैं, तो precedents को भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस the teaching of the most highly qualified publicists of various nations, अलग अलग nations के जो जितने भी आई कैन से जूरिस्ट है या पब्लिसिस्ट है, उनकी टीचिंग्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। पर इनका क्रोनोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि आप सबसे टॉप पे या सबसे प्रायरली टीचिंग्स ही अप्लाई करोगे, नहीं। यू हैव टू फर्स्ट अप्लाई द कॉन्वेंशंस, then if convention is missing or it is not applicable, then we'll look up to the custom, then general principles and judicial decisions, and the last will come upon the teachings. So this is a standard chronology, we have to follow that, ठीक है। अब हम लोग इससे यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोविज़न से और कुछ और स्टडीज़ से डिराइव करते हैं दैट देयर आर टोटल 7 सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, दोज द कस्टम, treaties, general principles of law, judicial decisions, the writing of jurists, equity and the resolution of general assembly। और यहाँ पे इस लेक्चर में हम इन 7 सोर्सेज को ही डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ये याद कर लो ज़रा जल्दी से, चाहो तो यहीं पे स्क्रीन पॉज करो, रीड करो। कस्टम, ट्रीटी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जुडिशियल डिसीजंस, द राइटिंग ऑफ जूरिस्ट, इक्विटी। इक्विटी पता है क्या है? 3 आपके प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। सो इक्विटी एंड द लास्ट इज वो रेजोल्यूशंस जो कि जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं पहले सोर्स से, जो कि है कस्टम। आप लोग अगर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होंगे ना, तो आपने ये शब्द कई दफ़ा सुना होगा, क्योंकि कस्टम जो है, कस्टम एक अलग से चैप्टर है, अलग से सिलेबस है कस्टम का इन द सोशियोलॉजी। फिलहाल हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं कस्टम इज़ द ओरिजिनल एंड द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हमारे इंटरनेशनल लॉ का सबसे ओरिजिनल और सबसे ओल्डेस्ट सोर्स है कस्टम। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमंग ऑल द सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कस्टम होता क्या है ये देखते हैं। इट मीन्स अ काइंड ऑफ क्वालिफाइड प्रैक्टिस विच इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द यूजेजेस बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस। बेसिकली क्या है ये कस्टम? ये वो एक क्वालिफाइड प्रैक्टिस है। देखो, एक हुआ प्रैक्टिस जो कि चीज़ हम लोग अपनाते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस को लीगल सैंक्शन मिल जाता है या लीगल ऑब्लिगेशन मिल जाता है, तो वो क्वालिफाइड प्रैक्टिस बन जाता है। और जब बहुत सारे नेशंस उस प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लेते हैं या उसको परसीव करते हैं, तो फिर वो बन जाता है हमारा इंटरनेशनल कस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे और डिटेल से और क्लैरिटी आएगी।
या फिर कस्टम की एक और डेफिनेशन है, कस्टम इज रेफर टू दोज हैबिट्स, हमारी वो हैबिट्स विच आर रिगार्डेड एज बाइंडिंग अपॉन द स्टेट्स, जो कि स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग हो जाती हैं, उनको स्टेटस मिल जाता है ऑफ अ इंटरनेशनल कस्टम एंड विच बिकम्स एन एसेंशियल सोर्स ऑफ international law. They evolve through the practices and usage of nation and their recognition by the community of nations. और ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये जो हैबिट्स हैं, ये जो यूजेजेस हैं, वो कस्टम तब बन जाती हैं जब नेशन से उनको सैंक्शन मिल जाता है या रिकग्निशन मिल जाता है ना। कोई भी चीज़ इंटरनेशनल तब कंसिडर की जाएगी जब एक से ज़्यादा नेशन या कई सारे नेशंस जो हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं या उसको एक लीगल इन्फोर्समेंट इंश्योर करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि कस्टम और यूजेज में अंतर क्या है। तो देखो, यूजेज मीन्स अ प्रैक्टिस ऑफ सर्टेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। द ड्यूटी टू फॉलो अ यूसेज इज नॉट ऑफ अ लीगल कैरेक्टर बट अ मॉरल वन। तो यूजेज क्या है? एक जनरल प्रैक्टिस है जो कि यूनिफॉर्म रहती है और जो कि कई सालों से चली आ रही है, जो कि कई सारे कंट्रीज़ में कंसिस्टेंट है, सिमिलर है, या फिर कई सारे सालों से वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड यूजेज। और यूजेज के ऊपर किसी भी तरीके का कोई लीगल कैरेक्टर नहीं होता है, मतलब कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको वो फॉलो करनी है यूजेज। इट्स जस्ट अ मॉरल वन, मतलब कि एक नैतिक वैल्यू है कि आपको फॉलो करना चाहिए या आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, बट इट्स नॉट हैविंग अ लीगल कैरेक्टर। वाइल द ब्रीच ऑफ अ रूल ऑफ इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ इज रिगार्डेड एज एन इलीगल एक्ट। और अगर कोई भी इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ के रूल को अगर आप ब्रेक करते हो तो वो इलीगल माना जाएगा। तो यूजेज और कस्टम में अंतर यही है कि कस्टम या फिर एक यूजेज या एक प्रैक्टिस जो है वो कस्टम तब बन जाता है जब उसको एक लीगल रिकॉग्निशन मिल जाती है ना। यही एक लीगल रिकॉग्निशन का यहाँ पे डिस्टिंक्शन क्रिएट होता है बिटवीन कस्टम एंड यूजेज। ठीक है, अब एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का रूल कैसे बनता है? लेट्स सी दैट द कस्टम इंटरनेशनल लॉ रिजल्ट्स फ्रॉम जनरल एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ स्टेट्स, ये तो हमने जान लिया, विच इज़ फॉलोड बाय देम फ्रॉम अ सेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। तो हमने बोला कि एक प्रैक्टिस जब कई सारी कंट्रीज़ जो हैं वो फॉलो करती हैं तो वो एक इंटरनेशनल कस्टम बन जाता है ना, और उसको लीगल ऑब्लिगेशन मिल जाती है तो फिर वो एक रूल में भी कन्वर्ट हो जाता है। The necessary condition for the creation of a customary rule is that at least some states should initiate that a particular rule exists. तो इस कस्टम रूल को इंटरनेशनल लॉ का सोर्स बनाने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक से ज़्यादा स्टेट्स यानी कि कुछ सम पर्टिकुलर स्टेट्स जो हैं उसको एग्जिस्ट कराएं, मतलब उस चीज़ को फॉलो करें, है ना। ज़रूरी है कि एक से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं उस चीज़ को इनिशिएट करें, उस चीज़ को लीगल सैंक्शन इंश्योर करें। The 3 elements are required to establish the existence of an international custom. एक इंटरनेशनल कस्टम की एग्जिस्टेंस के लिए 3 एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, द ड्यूरेशन, यूनिफॉर्मिटी एंड जनरलिटी। अब हम इन तीनों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरेशन क्या है? When a particular usage is practiced by the state for a long duration, it become a custom. जब कोई एक particular usage एक state काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहा है या प्रैक्टिस कर रहा है, तब वो पर्टिकुलर प्रैक्टिस जो है क्या बन जाती है? कस्टम बन जाता है। बट द पैसेज ऑफ अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम इज़ नॉट नेसेसरी एवरी टाइम प्रेजेंटली, इवन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कैन सफाइस इन इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टम इफ अदर कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेज आर फुलफिल्ड। तो यहाँ बोल रहे हैं कि हाँ, वैसे तो इन जनरल इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक ड्यूरेशन भी होना चाहिए कि वो लंबे समय से उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हों, लेकिन हर बार भी ये कंडीशन फुलफ़िल हो ये ज़रूरी नहीं है। कई दफ़ा जब बाकी कंडीशंस फुलफ़िल हो जाती हैं तब भी एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस जो है वो इंटरनेशनल कस्टम का रूप ले सकती है। एंड ऑल्सो इफ़ देर इज़ वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ रूल बाय द स्टेट्स, कि भले ही वो लॉन्ग ड्यूरेशन से तो अप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन वो वाइड स्प्रेड मतलब काफ़ी बड़े अमाउंट में स्प्रेड हो गई है और एक्सेप्ट हो गई है कई सारे स्टेट्स के द्वारा एज अ रूल, तब भी वो इंटरनेशनल कस्टम का रूप जो है वो ले लेती है। तो ड्यूरेशन का रोल है, ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्राइमा फेसा इम्पॉर्टेंट, बट नॉट इन एवरी केस। इन अदर सर्टेन केसेस और कंडीशंस भी उसको जो है एक्सेप्टेबिलिटी दिला सकती है। तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन।
सेकेंड कंडीशन है यूनिफॉर्मिटी, एक तो हो गया ड्यूरेशन, दूसरा है यूनिफॉर्मिटी या कंसिस्टेंसी, मतलब कि ऑलमोस्ट सभी जगहों पर हर स्टेट्स में वो सिमिलर तरीके से फॉलो की जा रही हो, कॉन्टिन्यूसली फॉलो की जा रही हो, एक है समान रूप से फॉलो हो रही हो प्लस वो कंटिन्यूसली फॉलो हो रही हो. A practice it's required to be followed consistently by the states, कि वो बिना ब्रेक के consistently वो जो है फॉलो की जा रही है by the states. In the Lotus case is a very famous international case which derive various international rules. So in Lotus case, in the words of Permanent Code of International Justice, the practice should be constant and uniform. तो इस केस में Permanent Code of International Justice ने बोला था कि अगर कोई प्रैक्टिस को इंटरनेशनल कस्टम डिनोट करना है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो प्रैक्टिस यूनिफॉर्म होनी चाहिए और कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, राइट. सिमिलरली वी हैव कोटेड वन मोर केस हियर, North Sea Continental case. So in North Sea Continental case, the ICJ remarked that practice of state had to be both extensive and uniform. तो ज़रूरी है कि किसी भी स्टेट की एक प्रैक्टिस को यूनिफॉर्म होना चाहिए प्लस एक्सटेंसिव, यानी कि उसको वाइड एक्सेप्टेबिलिटी मिली होनी चाहिए. देन ओनली द पर्टिकुलर प्रैक्टिस विल बी कंसिडर्ड एज एन इंटरनेशनल कस्टम. तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक प्रैक्टिस कस्टम कैसे बनती है और इंटरनेशनल कस्टम बनने के लिए क्या क्या उसकी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं. और यहाँ पे थर्ड कंडीशन है जेनरलिटी. So it is essential that a usage should be practiced by most of the states in order to transform it into a custom. और तीसरा कंडीशन है कि काफ़ी सारे स्टेट्स जो हैं उस पर्टिकुलर यूजेज को प्रैक्टिस कर रहे हों, तभी वो यूजेज जो है वो कस्टम में कन्वर्ट होगा. इट इम्प्लाइज दैट देयर इज़ नो रूल विच प्रिस्क्राइब दैट द कॉन्सेंट ऑफ ऑल स्टेट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन. देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी स्टेट्स इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं उन सभी स्टेट्स की एक्सेप्टेबिलिटी नीडेड है, पर हाँ काफ़ी सारे, मोस्ट बोला है ना, तो काफ़ी सारे स्टेट्स जो हैं उसको प्रैक्टिस कर रहे हों. देयर इज़ अ केस वेस्टर्न सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड. So it was held that it must be proved by satisfactory evidence that the alleged rule is of such a nature and has been so widely accepted that it can hardly be supposed that any civilized state would repudiate it. तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक sufficient evidence होना चाहिए कि एक particular rule ऐसे nature का है कि शायद ही कोई civilized nation होगा जो कि उस rule की acceptability को repudiate करेगा, मतलब कि उस चीज़ को deny करेगा या फिर मना करेगा कि नहीं, मैं इस पर्टिकुलर रूल को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ या मैं उसको प्रैक्टिस नहीं करता हूँ. तो हमारे पास ऐसा कहते हैं ना अलिज्ड एविडेंस होना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस होना चाहिए फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस और यूजेज टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ इंटरनेशनल कस्टम. ठीक है. Some writers have regarded the presence of another element, that is the opinio juris et necessitas, which means that recognition of certain practice as obligatory by the state means states must recognize the custom as binding upon them as a law. तो कुछ राइटर्स ने ये भी बोला है कि एक इम्पॉर्टेंट और एलिमेंट होता है इन तीन के अलावा, जो कि एक लीगल मैक्सिम में एक्सप्लेन्ड है, दैट इज ओपिनियो जुरिस एट नेसेसिटीज, कि ज़रूरी है कि जो स्टेट्स है ना वो उस कस्टम को जो है रिकॉग्नाइज करें कि ये जो पर्टिकुलर कस्टम है ये हमारे ऊपर बाइंडिंग है, हमारे नेशन पे बाइंडिंग है जस्ट एज अ लॉ. ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन ये कुछ लिमिटेड राइटर्स ही इस चीज़ को रिगार्ड करते हैं. दैट्स वाई हमने अलग से एज अ पॉइंट डिस्कस किया है. बट बेसिक 3 एलिमेंट्स ही हैं जो मैंने बताया. आपका एक है जनरलिटी, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एक्सेप्ट करें, एक है आपका यूनिफॉर्मिटी प्लस कंसिस्टेंसी, एंड एक है आपका ड्यूरेशन. ठीक है. तो गाइज ये था हमारा कस्टम क्या होता है, कस्टम के एलिमेंट्स क्या है टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ इंटरनेशनल कस्टम. अब देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कस्टमरी रूल्स. एक है जनरल कस्टम्स and एक है particular customs. So general are those which are binding generally on all the states, such as basic rules of law of treaty, rules of डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स एक्सेट्रा. तो एक तो होते हैं जो जनरल रूल्स होते हैं जो अमूमन सभी स्टेट्स पे जनरली बाइंडिंग होते हैं, जैसे कि ट्रीटी के लॉज हो गए या डिप्लोमेट जितने भी आपके इनवॉइस वगैरह होते हैं, हाई कमिश्नर्स वगैरह होते हैं, उन लोगों के जो रूल्स होते हैं डिप्लोमेट्स के, सो दे यूज टू बी द सिमिलर अपॉन ऑल द स्टेट्स, राइट. दे बाइंडिंग अपॉन जनरली ऑन ऑल द स्टेट्स. एक होते हैं पर्टिकुलर कस्टमरी रूल्स. दीज आर दोज विच आर प्रैक्टिस ओनली बिटवीन द 2 स्टेट्स.
जो कि दो स्टेट्स के आपस के रूल्स होते हैं, राइट। इसीलिए इन रूल्स को हम लोग बायलैटरल कस्टम्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर बिटवीन द टू स्टेट्स ओनली, दे आर नॉट जनरल वन, दे आर द पर्टिकुलर वन, पर्टिकुलर बिटवीन द टू स्टेट्स, ठीक है। तो आपके ये हो गए टू द काइंड्स ऑफ कस्टमरी रूल्स, जनरल एंड द पर्टिकुलर। तो गाइज ये हो गया हमारा पहला सोर्स था कस्टम, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो ये हो सकता है कि अगर आपका क्वेश्चन इंडिविजुअली कस्टम्स के ऊपर भी आता है इन केस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो भी वी आर हैविंग एनफ सफिशिएंट कंटेंट कि आप लिख सकते हो आंसर, और अपने पास से थोड़ी चीज़ें ऐड ऑन भी कर सकते हो, है ना। यू आर वेल वर्स्ड विद ऑल दैट। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सोर्स के ऊपर, जो कि है ट्रीटीज़, है ना। कस्टम के बाद आता है ट्रीटीज़। देखिए वैसे तो ट्रीटीज़ खुद में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके मेरे पास बहुत ही डिटेल नोट्स हैं, पर अभी हम लोग क्योंकि सिर्फ सोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि ऐसा लगे कि हम लोग ट्रीटीज़ ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रीटीज़ का एक अलग से लेक्चर बना दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिमिटेड कंटेंट ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट्स में, तो मैं ट्रीटीज़ का सेपरेट लेक्चर भी बना दूंगी। फिलहाल ट्रीटीज़ क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटीज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ट्रीटीज़ बेसिकली एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन मोर देन वन कंट्री। आर्टिकल 38(1)(a) of Statute of ICJ lays down that the court, while deciding any dispute, shall apply international conventions, whether general or particular, establishing the rules expressly recognized by the contesting states. तो 38 जो है आर्टिकल, वो बोलता है कि कोर्ट्स को कोई भी डिस्प्यूट डिसाइड करते वक्त इंटरनेशनल कन्वेंशंस को अप्लाई करना चाहिए। और आपको याद होगा मैंने इनिशियली बताया था कि आर्टिकल 38 में 4 आपको कैटेगरीज बोली थी दैट द कोर्ट शुड अप्लाई वाइल डिसाइडिंग अ केस। उसमें सबसे नंबर 1 पे इंटरनेशनल कन्वेंशंस था। उसमें यही था कि कोर्ट्स को डिसाइड करते वक्त केस को इंटरनेशनल कन्वेंशंस अप्लाई करनी चाहिए, चाहे वो जनरल कन्वेंशंस हों, चाहे पर्टिकुलर कन्वेंशंस हों, ठीक है। जो भी उसमें रूल्स हैं जो कि कॉन्टेस्टिंग स्टेट्स मतलब जो स्टेट उस पर्टिकुलर कन्वेंशन की पार्टीज़ हैं, उन्होंने उसमें रिकॉग्नाइज किए हों, एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज किए हों। ट्रीटीज क्या होते हैं? ट्रीटीज आर जनरली द एग्रीमेंट बिटवीन द 2 और मोर स्टेट्स और बिटवीन द अदर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ बाय विच दे क्रिएट or they intend to create a relationship between themselves operating within the sphere of international law. तो treaties agreements होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री स्टेट्स के बीच में, ठीक है, जिसमें वो लोग अपने रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं अलग अलग स्फेयर्स में, इंटरनेशनल लॉ के अलग अलग स्फेयर्स में, जैसे कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो गया, ठीक है, आपका कोई ग्लोबलाइजेशन का कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, जैसे कि अभी हम लोग बात करें तो लॉ ऑफ द सी हो गया, लॉ ऑफ द वॉर हो गया, डिप्लोमेटिक लॉज हो गए, ठीक है। ये सारे लॉज के ऊपर अलग अलग एग्रीमेंट, हर चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट बनता है। जो भी रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है 2 कंट्रीज़ को या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ को, मिलिट्री, नेवी, वॉटेवर, तो उन सब के लिए ट्रीटीज़ फॉर्म की जाती हैं। ट्रीटीज़ आर ऑल्सो नोन एज कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, अकॉर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। इसको हम लोग कन्वेंशंस भी बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं और अकॉर्ड भी बोलते हैं। ट्रीटीज़ 2 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड होती हैं, 2 तरह की होती हैं। पहला है लॉ मेकिंग ट्रीटी, जिन्हें हम लोग जनरल ट्रीटी भी कहते हैं, और दूसरी होती है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट विच आर ऑल्सो नोन एज द पर्टिकुलर ट्रीटी। जैसे कि कस्टम भी 2 डिवाइडेड थे ना, जनरल कस्टम एंड पर्टिकुलर कस्टम, इन द सेम वे जनरल ट्रीटी एंड पर्टिकुलर ट्रीटी। तो पहला है लॉ मेकिंग या जनरल ट्रीटी। So they are those treaties wherein most of the states of the world community are parties and which are open to accession by others. तो बेसिकली ये treaties ओपन रहती हैं, वाइडली ओपन रहती हैं कि जितने भी हमारे वर्ल्ड के अंदर स्टेट्स हैं वो सब उसकी पार्टीज हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है उसकी पार्टीज होते हैं, एंड कंट्रीज़ ओपन भी होते हैं कि वो उसको एक्सेप्ट करें या डिनाई करें या उसका मेंबर ना बने, ठीक है। दे क्रिएट जनरल और यूनिवर्सल नॉर्म्स। और ये जो ट्रीटीज़ होते हैं ना, ये किसी स्पेसिफिक टॉपिक की बात नहीं करते हैं, ये जनरल नॉर्म्स को डिक्लेयर करते हैं या फिर उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जनरल नॉर्म्स होते हैं या फिर जो यूनिवर्सल नॉर्म्स होते हैं, जो कि यूनिवर्सली सभी कंट्रीज़ पे, सभी सब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल रहेंगे। They, in course of time, crystallize into rules of universal international law which are binding on all the member states of the world community, be they parties to them or not. और ये लोग कई सारे यूनिवर्सल इंटरनेशनल लॉ के रूल्स फ्रेम करते हैं, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ पे बाइंडिंग होगा,
चाहे वो कंट्री उस पर्टिकुलर ट्रीटी की मेंबर है, पार्टी है या नहीं है, क्योंकि ये लोग यूनिवर्सल नॉर्म्स बना रहे हैं ना, जो कि सभी कंट्रीज़ पे एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। दीज ट्रीटीज़ परफॉर्म द सेम फंक्शन इन द इंटरनेशनल फील्ड एज लेजिस्लेशन डज इन द स्टेट फील्ड। तो ऑलमोस्ट जो इन ट्रीटीज़ का रोल रहता है, दे आर वेरी सिमिलर, जैसा रोल हमारे म्यूनिसिपल लॉ में, हमारे कंट्री के विद इन जो कि लेजिस्लेशंस का रोल रहता है, इन द सेम वे इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस प्लेज रोल इन द इंटरनेशनल फील्ड। ठीक है, ये हो गया आपका पहला कैटेगरी, जनरल ट्रीटीज़। नाउ सेकंड इज द पर्टिकुलर ट्रीटीज़, जिन्हें हम लोग ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट भी कह रहे हैं। दे आर जनरली रेफर्ड टू एज बायलैटरल ट्रीटी और द प्लूरिलैटरल ट्रीटी और द ऑर्डिनरी ट्रीटी। ठीक है, अगर दो कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है तो हम इसको बायलैटरल ट्रीटी बोलेंगे, एंड अगर मोर देन टू कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है देन इट विल बी कॉल्ड द प्लूरिलैटरल ट्रीटी, है ना। They are those wherein number of treaties, two or more than two, again the same thing. Therefore, they have been distinguished from lawmaking treaty. Absolutely, because lawmaking treaty create law for most of the states, whereas the treaty contract or the particular treaty create the law for two or more states. I think it is very clear. I don't need to explain that. कि अलग कैसे है ये जनरल ट्रीटी से। जनरल ट्रीटी जो है वो जनरली सभी कंट्रीज़ के लिए लॉ बना रहा है, जबकि ये जो ट्रीटी है ये पर्टिकुलरली दो स्टेट्स या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए लॉ बना रहे हैं। मोस्ट ऑफ द रूल्स ऑन एक्स्ट्राडिशन हैव इवॉल्व थ्रू द कंक्लूजन ऑफ ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड ज़्यादातर जो भी रूल्स डिराइव हुए हैं वो इन ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट से ही हुए हैं, यानी कि ये जो पर्टिकुलर ट्रीटीज़ हैं इन्हीं से डिराइव हुए हैं, राइट। तो अभी फ़िलहाल ट्रीटीज़ के रिगार्ड में हम इतनी ही जानकारी रखते हैं। आगे देखो और भी इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन पार्टीज़ होंगे एंड ऑल दिस एंड दैट, वो अभी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो हम लोग सेपरेटली ट्रीटी के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलो फिलहाल हम लोग थर्ड सोर्स पे जल्दी से जंप करते हैं, दैट इज़ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। थर्ड कैटेगरी थी ना, फर्स्ट वॉज कस्टम, वो हो गया, ट्रीटी हो गया, और थर्ड इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, एंड दीज आर दोज प्रिंसिपल्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशंस, है ना। यही आर्टिकल 38 के पॉइंट सी में मेंशन था। देखिए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज़ अ सोर्स विच कम्स आफ्टर ट्रीटीज़ एंड कस्टम्स। तो ये ट्रीटीज़ और कस्टम्स के बाद आता है। इट मीन्स कोर्ट इज़ डायरेक्टेड टू अप्लाई जनरल प्रिंसिपल्स ओनली, ध्यान से सुनो, इट मीन्स कोर्ट इज़ डायरेक्टेड टू अप्लाई जनरल प्रिंसिपल्स ओनली व्हेन देयर इज़ नो ट्रीटी रेलेवेंट टू द डिस्प्यूट और वेयर देयर इज़ नो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ दैट कैन बी अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर केस। कि हम लोग जनरल प्रिंसिपल्स को तभी अप्लाई करेंगे, कोर्ट तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास, यानी कि कोर्ट के पास कोई रेलेवेंट ट्रीटी नहीं है, प्रिवेल नहीं कर रही है रिगार्डिंग द पर्टिकुलर डिस्प्यूट जो कि इन मैटर है, इन डिस्प्यूट है, और ना ही कोई स्पेसिफिक कस्टमरी रूल एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही कोई कस्टम एग्जिस्ट कर रहा है जो कि हम लोग उस पर्टिकुलर केस में अप्लाई कर सकें। तो जब ये दोनों ही चीज़ें एब्सेंट होती हैं तब आता है द रोल ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स। तो तब जो है कोर्ट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस उनको अप्लाई करें। ठीक है, देखो एक बात मुझे यहाँ बोलना है, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन। मैंने कुछ लेक्चर्स देखे हैं यूट्यूब पे, वो साइज़ में हो सकता है छोटे होंगे कि हार्डली दे विल बी कवर्ड इन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स और लाइक दैट, पर उन्होंने चीज़ों को बहुत लिमिटेड समझाया। हो वो भी इम्पॉर्टेंट होती है इक्वली, क्योंकि लास्ट मिनट रीडिंग भी बहुत सारे लोग करते हैं और उसमें मेरे जैसे जो लंबे लेक्चर्स होते हैं वो कम यूज़फुल हो जाते हैं क्योंकि हमको शॉर्ट स्पैन में समझना है, ठीक है। लेकिन मेरे लेक्चर्स का यहाँ पे रोल रहता है कि अगर आप लोगों को एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग के लिए मटीरियल चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, या चीज़ों को और डीप में समझने के लिए यहाँ पे मेरा लेक्चर लंबा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मेरा कंटेंट ज़्यादा रहता है। और मेरी कोशिश भी ये रहती है कि अगर कोई एक लाइन है उसको मैं इस ढंग से समझाऊं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर लंबा होता है तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट कोई और फालतू की बातें हम नहीं करते हैं। जो भी बात करते हैं सिर्फ कंटेंट की ही बात करते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और लेक्चर्स के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग जनरल प्रिंसिपल्स को अप्लाई कब करते हैं। By the term general principles of law recognized by civil nations is mean those principles which have been recognized by the civilized nations of world community in their domestic law. तो
जिसे लाइन लिखा है ना यहाँ पे कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविल नेशंस, तो इससे हमें क्या मतलब है? इससे मतलब है कि हमारे वर्ल्ड कम्युनिटी यानी कि हमारे दुनिया में जितने स्टेट्स हैं जो सिविलाइज स्टेट्स हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर जैसे कि जो यूएनओ के पार्ट हैं, जो वर्ल्ड कम्युनिटी में एक्टिव रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जो सिविलाइज नेशंस है उसमें कल्चर है, उसमें ट्रेडिशंस है, उसमें लॉ है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उन सिविलाइज नेशंस ने अपने डोमेस्टिक लॉ में भी इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया हुआ है अपने रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ में। वही कहलाते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज बाय सिविलाइज नेशंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्रिंसिपल्स विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड आर गुड फेथ, रेसिप्रोसिटी, प्रिजम्पशन, स्टॉपल, रेस जुडिकाटा, ये सारे जनरल प्रिंसिपल के एग्जाम्पल्स हैं और हमारे इंडियन लॉज में भी ऑलमोस्ट ये सभी हमें देखने को मिलते हैं, है ना। द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी स्टेट डू नॉट बिकम प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑटोमेटिकली, दे आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज बाय वर्ल्ड कोड। अब ऐसा नहीं है कि कई सारी कंट्रीज़ में कोई पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल स्टॉपल है, स्टॉपल कई सारी कंट्रीज़ जो है अपने डोमेस्टिक लॉज में उसको अप्लाई कर रही हैं, तो ये ऐसी बाय इप्सो फैक्टो और जनरल वे में ही ये रूप ले लेगा हमारा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ का। नहीं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट और इट इज़ रिक्वायर्ड कि उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को या उस पर्टिकुलर रूल को या प्रिंसिपल को वर्ल्ड कोर्ट जो है, वो आईसीजे हो सकती हैं, वो परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस हो सकती हैं, उन्होंने उसको रिकग्निशन प्रोवाइड किया हो, राइट। Before any such principle is applied by the court, certain considerations are required to be taken into account. क्या क्या रूल इज़ अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, वो कोई लिमिटेड नहीं है किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे या किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ केसेस पे, उसका जो स्कोप है वो वाइड है, जनरल है। जो रूल है इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट्स प्लस द रूल इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, ये कुछ कंसिडरेशंस होती हैं कि हाउ अ प्रिंसिपल विल बी यूज एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड बी टर्म्ड एज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। The principle of estoppel was applied in the case of Barcelona traction case and Temple of Priya Vihar case. So इन दोनों ये जो दो लीडिंग इंटरनेशनल केसेस हैं, इनमें जो प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल है वो अप्लाई किया गया था एज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। सिमिलरली द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा एंड द प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस दे वर अप्लाइड बाय आईसीजे इन द कॉर्फू चैनल केस। ठीक है, मैंने कुछ केसेस को कोट किया है सो दैट दिस विल गिव अ एज इन द आंसर राइटिंग, राइट। तो गाइज ये हो गए हमारे 3 सोर्सेज। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा, चीज़ें आसान है, बहुत आसान है यार, अच्छे से हो जाएंगी सब। चलो 4th सोर्स देखते हैं, जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस क्या है? दीज आर द सब्सिडरी मीन्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ। देखो ये प्राइमरी मीन्स नहीं है, ये सब्सिडरी मीन्स है, देयरफॉर दे आर द सब्सिडरी और आई कैन से दे आर द इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो देखो जो पहले 3 थे दे वर द प्राइमरी सोर्स, लेकिन जुडिशियल डिसीजन आपका प्राइमरी नहीं है, याद रखना ये सब्सिडरी सोर्स है, इसलिए हम इनको इनडायरेक्ट सोर्स भी बोलते हैं बिकॉज दे हैव नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट टू द पार्टीज टू अ पर्टिकुलर केस। बिकॉज ये बाइंडिंग नहीं होती हैं एक्सेप्ट जब जो कोर्ट जो है उन जुडिशियल डिसीजंस को अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर केस में, तो उन पार्टीज़ के ऊपर वो बाइंडिंग होंगी, लेकिन इट इज़ नॉट लाइक कि एवरी स्टेट हैज़ टू बी बाइंडिंग अपॉन बाय दीज जुडिशियल डिसीजंस, it is not so, right? Under judicial decision let's discuss the contribution of following। तो अब हम लोग जुडिशियल डिसीजंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ जुडिशियल कोर्ट्स का रोल देख लेते हैं, जैसे कि द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, द वेरी फर्स्ट आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो आईसीजे एट प्रेजेंट इज़ अ मेन इंटरनेशनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल, करेंटली ये मेन इंटरनेशनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल है। ठीक है, However, its judicial decisions are binding only to the parties। लेकिन इसके भी जो decisions हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो matter in dispute में जो parties हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर binding होता है। ऐसा नहीं है कि their decisions are universal or they have to be applied on every case or on every individual। No, this is not so। The court has used its prior decision for guidance as to the law, for example, for purpose of illustrating or distinguishing the application of particular rules। So, courts ने पहले भी अपने prior decisions जो decisions
आईसीजे ने पहले रिलीज़ किए हैं या हेल्ड किए हैं, उनको एज अ गाइडेंस जो है वो यूज़ करते हैं केसेस को डील करने के लिए या इलास्ट्रेट करने के लिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस को. So court use them. Decisions of court have a great impact on the existing rules of international law and they can't be ignored either by the court itself or by other tribunals. और जो court के decisions है, जो judicial decisions हैं, देखो हम इसको ignore नहीं कर सकते हैं. इन decisions ने बहुत ही important role play किया है या important impact play किया है in the existing rules of international law. That's why it is also an important source of international law, although it is a subsidiary or indirect one. ठीक है, तो ये हो गया पहला ICJ. अब सेकेंड है हमारा अवार्ड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स. सो द अवार्ड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स सच एज द ट्रिब्यूनल ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और अमेरिकन मिक्स क्लेम ट्रिब्यूनल, दे हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. तो आईसीजे के अलावा और सारी जो ट्रिब्यूनल्स भी हैं, जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स हैं विच आई हैव मेंशन्ड हियर, इनके भी इंपॉर्टेंट रोल रहा है. दे हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. राइट, आई एम नॉट गोइंग सो डीप इन दैम. द थर्ड इज द डिसीजंस ऑफ म्यूनिसिपल कोर्ट्स, यानी कि जो हर कंट्री की कोर्ट्स होती हैं, जैसे कि इंडिया की हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. सो डिसीजन ऑफ म्यूनिसिपल कोर्ट ऑफ स्टेट हैव अ लिटिल वैल्यू इन इंटरनेशनल लॉ, but the uniform decision of the courts of many states have a tendency to create evidence of international custom. तो देखो वैसे तो जो म्यूनिसिपल कोर्ट्स होती हैं उनका डिसीजंस जो हैं इंटरनेशनल लॉ पे बहुत कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं प्ले करता है, बहुत लिमिटेड वैल्यू रहती है उसके रोल की. लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे डिसीजन जो है वो कई सारी कंट्रीज़ के कोर्ट्स ने यूनिफॉर्मली दिया है ना, तो वहाँ पे वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है. इट क्रिएट एन एविडेंस ऑफ द इंटरनेशनल कस्टम, especially in those fields of international law which have interwoven between the international law and municipal law, such as nationality, extradition, diplomatic immunities, etc. लेकिन और स्पेशली उन फील्ड्स में जो कि इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है, वो भी वो जो कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ के बीच के रिलेशनशिप को सिग्निफाई करते हैं, उन फील्ड्स में तो जो भी डिसीजंस म्यूनिसिपल कोर्ट्स के होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि लॉज ऑफ नेशनैलिटी, एक्सट्रेडिशन, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ एक्सेट्रा. और यहाँ पे डी कैटेगरी है डिसीजन ऑफ रीजनल कोर्ट्स. So, the creation of regional international courts for settling the dispute in a particular area is a recent development. तो ये recent development है international law में, the setup of regional courts. Example of such courts are the Court of Justice of European Communities, Inter-American Court of Human Rights, etc. तो भाई ये आपको याद रखना है क्योंकि आपको अपना आंसर प्रिपेयर करना है. They have contributed immensely to the development of international law in particular areas. तो कुछ particular areas में regional courts ने भी अपना रोल प्ले किया है towards the development of international law. तो ये हो गया हमारा यहाँ पे फोर्थ कैटेगरी, दैट वाज द जुडिशियल डिसीजंस. ठीक है, इसमें हम लोगों ने 4 फर्दर पॉइंट्स डिस्कस किए थे. क्या क्या? पहला आईसीजे डिस्कस किया, फिर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स, म्यूनिसिपल कोर्ट्स एंड देन द रीजनल कोर्ट्स. ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं, बहुत थोड़ा पोर्शन बचा है. अब डिस्कस करते हैं राइटिंग ऑफ जूरिस. तो जब हमने कस्टम अप्लाई किया, कस्टम भी एब्सेंट है, ट्रीटीज़ भी एब्सेंट है, जनरल प्रिंसिपल्स भी नहीं है, जुडिशियल डिसीजंस भी उससे रिलेटेड नहीं है, तब हम लोग आएंगे, तब कोर्ट्स अप्लाई करेंगे जूरिस की राइटिंग. The statute of ICJ lays down that the teachings of most highly qualified publicists of various nations are subsidiary means for determination of rules of law. तो ICJ की जो आर्टिकल 38 था उसका 4th पॉइंट बात कर रहा था इस वाले सोर्स के बारे में कि जो टीचिंग्स होती हैं कंट्रीज़ के, अलग अलग नेशंस के हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट की, उनको हम लोग सब्सिडरी सोर्स कंसिडर करेंगे. ठीक है, इन डिटर्मिनेशन ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ. While a publicist or a writer is a highly qualified or not will perhaps be determined by tribunals. तो ये चीज़ कि publicist highly qualified है या highly qualified नहीं है, ये चीज़ तो tribunals के हाथ में, ये चीज़ courts determine करता है, before whom the teaching will be placed as an evidence for determination for rules of law. Clear?
कि जब इस वाले सोर्स को अप्लाई करना है और टीचिंग्स को लिया गया है, बुक्स को या जर्नल्स को लिया गया है रेफ़र करने के लिए, तो जब वो चीज़ें ऑन द टेबल प्लेस की जाती हैं, तब ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि जो उसका पब्लिसिस्ट है या जो उस राइटिंग का राइटर है, दैट पर्सन इज़ अ हाईली क्वालिफाइड वन और नॉट, राइट. सो दैट डिपेंड्स अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्ट. Juristic opinion throws light on the rules of international law and their writings makes it easier to frame a particular rule. तो ये judicial opinions भी important role play करते हैं in the formation of rules of international law. The writing of qualified jurists are often cited in the decisions of courts. और कई दफ़ा ये जो इन क्वालिफाइड जूरिस्ट की जो राइटिंग्स होती हैं ना, उन्हें डिसीजंस में कोट भी किया जाता है कि ये बात का जो सोर्स है ये इस वाली राइटिंग से डिराइव हुआ है या फिर इस राइटिंग से कोट किया गया है. ग्रोशियस, वेटल, बिंगशॉक आर among those whose writing have been quoted by ICJ and other tribunals in the cases like South West Africa case, इंटरप्रिटेशन ऑफ पीस ट्रीटी केस, एजाइलम केस एट्सेट्रा. तो यहाँ पे इस पॉइंट में ये बोला गया है कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स ने या ICJs ने कई सारे जो लैंडमार्क इंटरनेशनल केसेस हैं उनमें कई सारे फेमस राइटर्स के या पब्लिसिस्ट की राइटिंग्स को कोट किया था, जैसे कि हुगो ग्रोशियस, वेटल, बिंगशॉक एट्सेट्रा. और केसेस के नाम आई हैव मेंशन्ड हियर. तो ये हो गया हमारा 5th कैटेगरी, दैट इज़ अ राइटिंग ऑफ जूरिस्ट. ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ रहा होगा. ठीक है, कोई भी डाउट हो ना तो क्या करना, जिस जगह डाउट हो उसी जगह वीडियो पॉज करना और उसी जगह कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि मैम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये चीज़ समझ में नहीं आई, और अगर मैं कर सकूँगी तो ज़रूर उसका आपका आंसर दूँगी. ठीक है, चलो 6 पॉइंट डिस्कस करते हैं. इक्विटी. तो इक्विटी मैंने बताया था एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, दैट इज़ 3 मेजर प्रिंसिपल्स का एक सब पार्ट है ये, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. सो द टर्म इक्विटी एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़ यूज इन द सेंस ऑफ फेयरनेस, रीजनेबलनेस which is necessary for the sensible application of more settled rules of law. तो बेसिकली इक्विटी जो है वो यूज़ किया जाता है इन द सेंस कि हमें फेयरनेस इंश्योर करना है, हमें जस्टिस इंश्योर करना है, रीजनेबिलिटी इंश्योर करनी है ना, और हमें एक सेटल्ड रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना है. सो इन दैट प्लेस हम लोग इक्विटी को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन दोज फील्ड्स where the rules are not readily available. तो हम लोग इक्विटी के सोर्स को जनरली तब यूज़ करते हैं और तब इसका ग्रेट इंपॉर्टेंस होता है जब बाकी रूल्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं इन अ पर्टिकुलर केस विद द कोर्ट. In the absence of specific legal rules, the court must proceed to decide the case in context of general notions. ये जनरल नोशंस होते हैं जस्टिस के, जस्टिस एंड इक्विटी, एंड टू डिड्यूस अ न्यू रूल ऑन देयर बेसिस. और इन जनरल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, जनरल प्रिंसिपल वो थर्ड वाला नहीं, जो जस्टिस के जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो इक्विटी के जनरल नोशंस होते हैं, उनके बेसिस पे कोर्ट क्या करते हैं, कई सारे केसेस में नए नए रूल्स को डिराइव करते हैं, डिड्यूस करते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी हैज़ बीन रेफर्ड टू इन सेवरल केसेस. बहुत सारे केसेस में इक्विटी को यूज़ किया गया है, रेफ़र किया गया है बाय द कोर्ट, जैसे कि रन ऑफ कच्छ, आर्बिट्रेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1968. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, इसमें इक्विटी को रेफ़र किया गया था. द ट्राइब्यूनल अग्रीड दैट इक्विटी फॉर्म द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. Similarly, in other cases, in the case of North Sea Continental case and Barcelona Traction case, the ICJ also gave due regard to the principles of equity, right? The rules of equity are not the source of law, but many principles which formerly were the rules of equity have transformed into the customary rules with the passage of time. देखो, equity को मैंने बताया ये प्राइमरी रूल नहीं है, ये एक सेकेंडरी रूल है, और ये काफ़ी बाद में हम लोग उसको पिक्चर में लाएंगे जब बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, राइट? तो देखो, इक्विटी के रूल्स डायरेक्टली तो सोर्स नहीं है, लेकिन जब वाइडली एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम into the customary rules. और custom we have read जो कि पहला important source है of international law, right? अब हम लोग यहाँ पे लास्ट सोर्स डिस्कस कर रहे हैं. वेरी हैप्पी, ये एक बड़ा चैप्टर था और सक्सेसफुली हम लोग इसके बिल्कुल एंड पे आ गए हैं,
राइट तो हम लोग डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशंस ऑफ जनरल असेंबली। तो देखो, द रिजोल्यूशन ऑफ जनरल असेंबली हैव अ टेंडेंसी टू acquire the character of customary rule of international law in the sense that they fulfill the essential elements of custom, that is generality and continuity। तो ये देखो, हम लोग ने पास्ट लेक्चर्स में जैसे ह्यूमन राइट्स के लेक्चर तो जनरल असेंबली कई सारे फील्ड्स में अलग अलग डेक्लेरेशंस अडॉप्ट करते हैं, कॉन्वेंशंस अडॉप्ट करते हैं। तो जितने भी रेजोल्यूशंस अडॉप्ट करते हैं जनरल असेंबली जो है, जनरल असेंबली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ एक रेजोल्यूशन का, चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड जनरल असेंबली ने एक कॉन्वेंशन अडॉप्ट किया था, द कॉन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, CRC। तो CRC एक रेजोल्यूशन था बाय जनरल असेंबली। तो उस जो जितने भी जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस होते हैं ना, उनके पास एक टेंडेंसी होती है, ये प्रॉपर्टीज़ होते हैं कि वो जो है एक्वायर कर लेते हैं कस्टमरी रूल का कैरेक्टर। बिकॉज इसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि वो रेजोल्यूशंस जो हैं वो कस्टम के एलिमेंट्स को फुलफिल करते हैं। और कस्टम के एलिमेंट्स क्या क्या बताए थे? लॉन्ग ड्यूरेशन, जेनरलिटी और कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी। तो बिकॉज द रेजोल्यूशन ऑफ जनरल असेंबली फुलफिल दोज एलिमेंट्स, दैट्स वाई दे एक्वायर द कैरेक्टर ऑफ कस्टमरी रूल्स एज वेल। दे प्रोवाइड द बेसिस फॉर द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ लॉ। बिकॉज जनरल असेंबली हमेशा जितने भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी स्टेट्स पुट फ्रंट करते हैं इन द यूनाइटेड नेशन मीटिंग, उनके ऊपर काम करते हैं और उनके लिए डेवलपमेंट के लिए अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग प्रॉब्लम्स में सोल्यूशन लाने के लिए कॉन्वेंशंस हो गई या डेक्लेरेशंस हो गई, उन्हें अडॉप्ट करते हैं। सो दैट्स वाई the resolution of general assembly provide the basis for progressive development of law, right? The instances of some of the principles that have acquired the status of customary rules through the adoption of resolution of general assembly are, तो कुछ examples हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ जो resolutions थे जनरल असेंबली के, अब वो जो हैं वो जो resolutions थे उनको customary rules का status मिल गया है। जैसे कि the resolution of non-intervention, the right of self-defense, self-determination, prohibiting the use or threat of force in the international relations। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पॉर्टेंट लॉ मेकिंग रेजोल्यूशंस जो कि जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किए थे। जैसे कि UDHR बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जो कि ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन के बारे में डील करता है, जो कि जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को। उसका एक पे हाल ही में डाला है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा द डेक्लेरेशन ऑन प्रोहिबिशन ऑन यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन फॉर वॉर पर्पसेस 1961, द फ्रेंडली रिलेशंस डेक्लेरेशन 1970। एक और था हमारा डेक्लेरेशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ हरासमेंट और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। तो इस तरीके के कई सारे सोशल इश्यूज़ के ऊपर, इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर, पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर, कल्चरल इश्यूज़ के ऊपर जनरल असेंबली ने डेक्लेरेशंस अडॉप्ट किए हैं। एंड दे ऑल्सो इन अ वे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एंड विद दिस पॉइंट वी आर डन विद द लेक्चर। आई होप आप लोगों को सभी सोर्स समझ में आए होंगे। हम लोगों ने बड़े प्यार से, बड़े आराम से डिस्कस किए हैं। सभी कंटेंट यहाँ स्क्रीन पे अवेलेबल है। और अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए 2 ऑप्शन है, हमेशा बताती हूँ। एक, हमारे आप ईमेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों ही जो लिंक्स हैं, इन दोनों ही चीज़ों के, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आपको वहाँ जाके क्लिक करना होगा, फिर आप कांटेक्ट करिए, आगे की डिटेल्स वहाँ पे आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो लेक्चर कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में कोई कमी थी, कुछ अच्छा नहीं लगा तो बताइएगा, क्योंकि उसको बेहतर किया जाएगा ना। सेम नहीं रहना चाहिए चीज़ें। अगर इम्प्रूवमेंट की नीड है तो इम्प्रूवमेंट की जाएगी, और मैं इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा रेडी हूँ।